हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सेटिंग एजुकेशन गुरु में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 10 की हिंदी में क्या है, ये 11 नंबर का टॉपिक है और इसमें 4-5 चीज़ें ये दो दो तीन तीन नंबर की आती हैं और यही हर साल पूछा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बने रहिए वीडियो हमारे साथ। अगर आप लोग मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम है अनिकेत गुरु। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर है हमारा उपसर्ग। उपसर्ग ये कितने नंबर का आता है? 3 नंबर का आता है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 2-3 उपसर्ग बताएंगे आपको, वो आ जाएंगे। और तीसरे नंबर क्या है? प्रत्यय। ये भी 3 नंबर का आता है। और उसके बाद आते हैं 2 टॉपिक और हैं, समास। क्या है? समास। समास पढ़ाएंगे और हम आपको क्या पढ़ाएंगे? तत्सम शब्द और पर्यायवाची शब्द। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, तो बने रहिए वीडियो हमारे साथ। पहले नंबर पे आता है उपसर्ग। उपसर्ग में क्या है? उपसर्ग वे शब्द। उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। उपसर्ग वे शब्द जो वाक्य के पहले प्रयोग होकर उनके अर्थ को बदल देते हैं, उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाभ देते हैं, उन्हें उपसर्ग शब्द कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक उपसर्ग ये हुआ अधि। ये वाक्य पहले लग गया कार के पहले, तो क्या हुआ? पहले ये कार थी, अब क्या हो गया? अधिकार। अधिकार हो गया अधिकरण। और अधिपति, ये मतलब उसके वाक्य पहले लग के ये वाक्य का अर्थ बदल देते हैं। और दूसरे नंबर पर देखिए अनु। अनु से क्या बना? अनुशासन, अनुकरण और अनुरूप, ये सब इसके उदाहरण हैं, आप देख लीजिए। और तीसरे नंबर पे आता है आपका अप। अप से क्या बनता है? अपकार, अपमान और अपव्यय। ठीक है। और चौथे नंबर पे आता है अभि। अवमान, अभिप्राय और अभिलाषा। और 5वें नंबर पर आता है उप, उपकार, उपदेश, उपदार। इसकी हम पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना और इसको आप नोट कर लेना। और यहाँ पे आता है निर। निर ये आदर है, यहाँ पर इसमें हलंत लगी है नीचे। इसका देखिए क्या है? निर्दोष, निर्भय, निराकरण। ठीक है। ये आपकी परीक्षा में इतने ही हैं और आपके उसमें भी इतने ही आते हैं। और अब आता है परि। परि, परि से क्या है? परिजन, परिक्रमा और परिवर्तन। फिर आता है सु। सुपुत्र, सुलभ, सुलभ, ये सब इसके उदाहरण हैं। ठीक है। ओके। और अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रत्यय। क्या है? प्रत्यय। तो प्रत्यय क्या होता है? वे शब्द या वे शब्द जो वाक्य के अंत में जोड़कर या वाक्य के पीछे जोड़कर वाक्य का अर्थ बदल देते हैं, उसके अर्थ में कुछ विशेषता उत्पन्न करते हैं। मतलब उपसर्ग ये वाक्य पहले जोड़ते हैं और प्रत्यय ये वाक्य बाद में जोड़ते हैं। तो देखिए कैसे, जैसे कि यहाँ पर लिखा है आबा या बा। तो इसमें देखिए ये क्या लिखा है? ये लिखा था पहले दिख और इसमें जोड़ दिया बा, तो दिख प्लस बा बराबर क्या होगा? दिखावा। ठीक है। और इसके उदाहरण क्या हैं? ऐसे ही सब है। आहट, देखो लिखा घबराहट, पहले घबराहटी, अब यहाँ हट जोड़ दिया, आहट या घबराहट। ठीक है। जगमगाहट, झंझनाहट। ठीक है। यहाँ पर इसकी भी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, दिखावा, चढ़ावा और लिखावा। ठीक है। और इसके बाद ये तीसरे नंबर पे आती है आई। क्या आती है? आई। आई से क्या बनेगा आपका? आई से बनेगा लिखाई, कढ़ाई और बुनाई। ठीक है। और इसमें आती है आवट। आवट से क्या बनेगी? सजावट, लिखावट, बनावट। ठीक है। और फिर आता है 5वें नंबर पर लिखता। लिखता, ता से क्या बनता है? लिखता, जैसे कि ता है ये पीछे लगेगा लिखता, पढ़ता, बैठता, हंसता, खेलता, रोता। फिर आता है 6वें नंबर पर आता है पन। पन मतलब क्या है? जैसे कि बचपन, बालपन, लड़कपन। ठीक है। फिर एक और आता है आपका त्वा। इतने ही हैं बस। त्वा से क्या बनेगा? त्वा से बनेगा महत्व, लिखत्व, पठत्व। ठीक है। ये सारे शब्द बनेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा समास। तो चलिए पहले हम समास की डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं। समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ होता है सम्मिलन, समग्र या शब्दों को मिलाना। ठीक है। यही होता है समास का अर्थ। अब हम देखते हैं समास के प्रकार। आपके समास के तो 8-10 प्रकार होते हैं, पर आपके पाठ्यक्रम में है सिर्फ द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय और बहुब्रीहि समास। यही समास है आपकी पाठ्यक्रम में। चलिए हम सबसे पहले नंबर चलते हैं द्वंद्व समास की ओर। इसका हम देख लेते हैं। इसका जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, मतलब दोनों का अपना अपना अर्थ में कर रहा हो, उसी को कहते हैं द्वंद्व समास। और इसमें योजक चिन्ह लगाए जाते हैं। योजक चिन्ह जैसे कि और, तथा और आदि का लोप होता है। इसके चलिए उदाहरण हम देखते हैं। इसके उदाहरण हैं आचार, विचार। देखिए 2 शब्द हैं, आचार, विचार। आचार का भी अलग अर्थ है, विचार का भी अलग अर्थ है। ठीक है। तो इसमें क्या लग जाएगा? बीच में इसमें लग जाएगा और, आचार और विचार।
ठीक है। और इसके बाद आते हैं रात और दिन। रात और दिन, रात का भी अपना अर्थ अलग है, दिन का भी अपना अर्थ अलग है। तो इसमें क्या हो जाएगा, रात और दिन, या रात एवं रात और दिन, ठीक है, रात एवं दिन। ये भी हो सकता है सुख और दुख, ठीक है, ये हो सकता है। अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट समास की ओर। तो नेक्स्ट समास है हमारा गुरव, यानी कि दिगु समास। दिगु समास है ये, गु से क्या बना, गुरव, ठीक है। जिसे क्या, और इसका हम अर्थ देखते हैं। इसका अर्थ है जिस समास का पूर्ववर्त पद, मतलब पूर्व मतलब पहला पद संख्यावाची, मतलब जिसमें अक्षर दिए हों, संख्या लिखी हो 2 4 8 10 या लिखा हो विशेषण, पर्यायवाची विशेषण, उत्तर पद संख्या विशेष मतलब विशेषता कुछ पाई जाए, ठीक है। तो इसे कहते हैं, इसे द्विगु समास कहते हैं। चलती है इसके उदाहरण देखते हैं। इसका देखिए एक उदाहरण है अष्टग्रह। अष्टग्रह मतलब अष्ट मतलब 8, ग्रह मतलब ग्रह, समुद्र ग्रहों का समूह, तभी तो बना अष्टग्रह, 8 ग्रहों का समूह, 8 ग्रह मिले होंगे तभी तो एक समूह बना होगा, तो इसे कहते हैं अष्टग्रह। तो इसमें देखिए आ गया समूह, समूह मतलब क्या होता है, ग्रुप, दिगु ग्रुप, ठीक है, बन गया यहाँ पर ग्रुप। और यहाँ पर आता है सप्त नदी, क्या आता है, सप्त नदी। देखिए यहाँ पर सप्त नदी आ गई, 7 नदियों का समूह, इसी ऐसे इसके उदाहरण होते हैं। अब इसके साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट समास को। नेक्स्ट समास है हमारा कर्मधारय समास, ठीक है। यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कर्मधारय समास क्या होता है, जहाँ पदों में उपमेय उपमान का संबंध होता है वहाँ कर्मधारय समास होता है। मतलब क्या है, उपमेय उपमान मतलब तुलना की जाती हो, ठीक है, सीधे सीधे समझिए आप, तुलना की जाती है। इसकी डेफिनेशन लिखने को नहीं आती, समास में सिर्फ समास आते हैं लिखने। इसका पहला उदाहरण देखते हैं हम सबसे पहले। देखिए यहाँ पर ये लिखा है श्वेत कमल। श्वेत है जो कमल, बताया तो नहीं गया कौन सा कमल है, श्वेत नहीं बताएगा ना। सप्त पुरुष, सच्चा है जो पुरुष, यहाँ पर बोला नहीं गया कौन सा पुरुष सच्चा है, यहाँ पर सप्त पुरुष हो गया। यहाँ पर लिखी महाराज, महान है जो राजा, ठीक है, उसी को बोलते हैं महाराज। अगर राजा महान होगा तभी तो महाराज बनेगा, लेकिन पता नहीं कौन सा राजा महाराज है, इसलिए इसमें लिखा नहीं गया कौन सा राजा महाराज है। चलिए हम नेक्स्ट समास की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा समास है बहुब्रीहि समास। इसकी हम चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। इसकी डेफिनेशन है जिस समास का पहला पद और दूसरा पद प्रधान ना होकर कोई अन्य तीसरा पद प्रधान होता है। मतलब क्या है इसका, ना तो पहला का अर्थ निकलेगा ना दूसरे का अर्थ निकलेगा, किसी तीसरे की ओर संकेत करेंगे, किसी तीसरे की ओर। चलिए इसका हम उदाहरण देख के इसके समझते हैं किसकी ओर संकेत करते हैं। तो जैसे लिखा है इसमें बीड़ा पाड़ी, मतलब बीड़ा पाड़ी, बीड़ा, हाँ बीड़ा है जिसके हाथ में, बीड़ा है जिसके हाथ में, अर्थात कौन, अब बीड़ा तो किसके हाथ में होता है, बीड़ा किसी के हाथ में नहीं, बीड़ा सरस्वती का हाथ में होता है। तो क्या है इसमें अर्थ कर रहा है, बीड़ा किसका हाथ में, चंद्रधर, चंद्रमा है जिसके धड़ पर, उसे कहते हैं शिव, यानी कि इसका अर्थ निकल लिया, ऐसे कहते हैं शिव, ओके। और इसकी के साथ हमारा नेक्स्ट समास का टॉपिक खत्म। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा तद्भाव शब्द और तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं शुद्ध शब्द, क्या होते हैं, शुद्ध शब्द होते हैं तत्सम शब्द, ठीक है। तो चलिए हम पहले तत्सम की डेफिनेशन देख लेते हैं। संस्कृत भाषा के बीच शब्द जो जीव करते हैं अपने मूल रूप प्रयोग जाते हैं तत्सम शब्द, मतलब जैसे शब्द हैं वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं। और तद्भाव का मतलब क्या होता है, अशुद्ध शब्द। संस्कृत भाषा के बीच शब्द जो पुरानी मूल अभिवंशी गुजरने के कारण परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें कहते हैं तद्भाव शब्द, मतलब बिगाड़ देते हैं, उनके शब्दों का रूपरेखा लगाते हैं। चलिए हम उसे उदाहरण से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये लिखा है जैसे अंगुष्ठ, अंगूठा, यहाँ पर ये अंगूठा है, ये क्या है, ये तद्भाव मतलब अशुद्ध शब्द, क्या है, अशुद्ध है, ठीक है। और यहाँ पर ये अंगुष्ठ, अंगुष्ठ मतलब अंगूठा, ये कैसा है, ये है शुद्ध शब्द, यानी कि तत्सम शब्द है। आपको तत्सम शब्द आते हैं, 2 नंबर के पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो इसकी हम PDF आपको डिस्क्रिप्शन देंगे, आप उन्हें देख लेना इंपॉर्टेंट की, और इनके याद कर लेना। जैसे ये लिखा देखिए इच्छु, ये ईक लिखा है, तो ईक क्या है, ईक तो गन्ना होता है शायद, और इसका देखिए अशुद्ध शब्द क्या है, ये तद्भाव। और इच्छु लिखा है, ईक क्या है, ये तत्सम शब्द है। और ये लिखा है कपड़ा, क्या लिखा है, कपड़ा, कपड़ा क्या है, ये भी अशुद्ध तद्भाव शब्द है, यानी कि अशुद्ध शब्द है। और ये लिखा है करपटक, यानी कि करपटक, तो यही है शुद्ध शब्द, यानी कि तत्सम, तत्सम, ठीक है। तो चलिए हम और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं और तद्भाव देख लेते हैं एक आध उदाहरण। इसके पहले देखिए ये क्या है, नक्षत्र, क्या है, नक्षत्र, ये क्या है, ये है तत्सम, क्या है, तत्सम। लेकिन ये जो है नक्षत्र लिखी है, ये नखत लिखी है, ये क्या है, ये अशुद्ध शब्द लग रहा है आपको, ठीक है। और ये लिखा है पहेली, लिखा है पहेली,
तो ये पहेली है, ये पहेल का, ये शुद्ध है और ये पहेली अशुद्ध है, ठीक है। और इसी के साथ ही हमारा टॉपिक अभी समाप्त होता है, इसकी पीडीएफ हम आपको दे देंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। देखिए हम इसका पहले अर्थ देख लेंगे, पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है। शब्दों के समान अर्थ अर्थात दृष्टि समान होते हैं उन्हें ही पर्यायवाची शब्द कहते हैं, मतलब एक जैसे शब्द होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो चलिए इसको हम थोड़ा उदाहरण समझ लेते हैं। तो जैसे कि लिखा है अतिथि, अतिथि मतलब क्या होता है, गेस्ट, गेस्ट मतलब मेहमान, अभ्यागत, पहुना, आगंतुक, इसके इतने सारे उदाहरण है, ठीक है। और यहाँ पर ये एक और आ गया, जैसे देख लेते हैं अमृत, अमृत, अमृत की क्या है कि पर्यायवाची है। सुधा, सुधा माने भी अमृत होता है, पीयूष माने भी अमृत होता है, सोम माने भी, अमी माने और अमृत होता है। इतने सारे इनके अर्थ हैं, इसे कहते हैं पर्यायवाची शब्द। और यहाँ इसका पीडीएफ हम आपको डिस्क्रिप्शन दे देंगे, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके देख लेना। और यहाँ पर हम एक आध दो तीन पर्यायवाची और देखते हैं, जैसे कि देखना है कमल, क्या लिखा है कमल, कमल क्या है, राजू, सरोज, पंकज, जलद, ये सब इसके राजू माने भी कमल होता है, ठीक है। और दो तीन चीज माना कमल होता है। यहाँ पर एक दिखा है कामदेव, कामदेव, कामदेव क्या होता है, मदिन, राजपति, मनोज, अनंग, ठीक है। इतने सारे कामदेव के उदाहरण होते हैं, ठीक है। तो इसका भी पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से लिख लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी वीडियो रोज